अरे चला दो भाई, चलाओ, जो करो, क्या करना है। हो गया। निहाल हो गया। ये तू पाप भुगत रहा है, तेरे खुद गई। इसको पूछा था 8 बजे कि कितने बच्चे हैं, इसने कहा 10-15 बच्चे हैं। मैं रामपाल ने पूछा, मैंने कहा वो झूठ बोल रहा है, तुक्का मार रहा है। तो कहा सर कैमरे चेक करते, मैंने कहा चेक कर लो। तो कैमरा खोले तो बहुत सारे बच्चे दिखे। इतने में ये फोन किया कि 80-90 बच्चे आ गए हैं। नहीं तो 10-15 में 80-90 में तो कुछ तो दिखता है ना आंखों से। मामला इतना सा है। तो हम पढ़ रहे थे सिंगल। हैं। आज वैसे ही पता है कि पूरी रोड ही खाली पड़ी आ तो जयपुर में आई नहीं बचे। तो हाँ, सोमवार संडे को कल आएंगे वो। सोमवार को क्लास में मिल जाएंगे वो। हम पढ़ रहे थे सिंगल फेज मोटर के बारे में। सिंगल फेज मोटर में हमने फेज विभक्त मोटर पढ़ ली। हमने ये भी देख लिया कि कैपेसिटर क्यों इस काम में लेते हैं। अब हमें देखना है कैपेसिटर को लगा के, यानी कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर के बारे में, और इस तरह कैपेसिटर के बारे में, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर के बारे में, इनके बारे में हमें देखना है ध्यान से। यही है ना मामला। ठीक है। तो पहला हेडिंग डालो आप, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। ये हमारे पास अब केंद्रीय स्विच है। कौन सा स्विच है भाई? अब केंद्रीय। ये हमारे पास वाइंडिंग कौन सी है? स्टार्टिंग। ये वाइंडिंग कौन सी है? रनिंग। रनिंग वाइंडिंग हम कौन सी वाइंडिंग कहते हैं? मुख्य वाइंडिंग। बीच में क्या लगा रहता है? रोटर। ये हमारे पास क्या है? कैपेसिटर। कौन सा? इलेक्ट्रोलाइट। अब पूछे कि इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर कहाँ लगा रहता है, तो आप कहेंगे स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में। तो कैसे कैसे, तो ये मोटर केवल स्टार्ट करने के लिए काम में ली जाती है, क्योंकि इसके श्रेणी क्रम में अब केंद्रीय स्विच भी है। अब केंद्रीय स्विच की खास बात क्या होती है? जब मोटर की 75 से 80% गति हो जाती है तो ये क्या हो जाता है? ओपन। जब ये ओपन हो जाएगा यहां से, तो उसके बाद कैपेसिटर तो ऑटोमेटिक ओपन ही हो गया। कैपेसिटर परिपथ में है थोड़ी ना। तो इसलिए ये हमारे पास केवल स्टार्टिंग में काम में लिया जाएगा। जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है, ये 60 माइक्रोफेरेड से 120 माइक्रोफेरेड कैपेसिटी के होते हैं। 60 माइक्रोफेरेड से 120 माइक्रोफेरेड के इलेक्ट्रोलाइट के कैपेसिटर होते हैं। अब इसको कैपेसिटर को लगाने से क्या प्राप्त हुआ? पिछली बार तो हमने कैपेसिटर लगाया नहीं था। कैपेसिटर लगाने से क्या प्राप्त हुआ? तो आप कहेंगे जब हमने कैपेसिटर लगाया तो एक्चुअल में यहाँ फेज विभक्त ज्यादा हो गया। ये हमारे पास वोल्टेज है,
तो आपने इसका फेज अंतराल देखा है, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग में कैपेसिटर के कारण कौन सा गुण आ गया, लीडिंग का, और मुख्य वाइंडिंग में कौन सा गुण है, लेगिंग का, और इन दोनों बीच में कितने डिग्री फेज अंतर बन गए, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री फेज अंतर बनने से इसमें स्टार्टिंग टॉर्क क्या हो गए, ज्यादा। इसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, उच्च। उच्च इसकी दिशा कैसे बदल सकते हैं, मान लो या तो रनिंग वाइंडिंग का टर्मिनल बदलो या स्टार्टिंग वाइंडिंग, दोनों में से किसी एक के टर्मिनल बदलने से इसकी दिशा बदल दी, चेंज हो जाएगी। ओके, सवाल आता है इसका उपयोग कहां करते हैं। वॉशिंग मशीन में उपयोग किया जाता है, जहां कंप्रेसर लगता है, तो कंप्रेसर लगता है वहां पर भी इसका उपयोग किया जाता है। वॉशिंग मशीन में, कंप्रेसर में, यहां उन सभी जगह पर किया जाता है जहां प्रारंभिक टॉर्क ज्यादा है। छोटे रेफ्रिजरेटर होते हैं वहां पर एक ही कैपेसिटर लगा होता है, बड़ा रेफ्रिजरेटर होता है वहां दो कैपेसिटर होते हैं। तो कंप्रेसर हमारे पास किस में लगता है, तो कंप्रेसर लगता है रेफ्रिजरेटर में, कंप्रेसर लगता है एसी में, कंप्रेसर लगता है हमारे पास वाटर कूलर में। इन तीनों में कंप्रेसर लगता है ना भाई। तो जहां यदि कम क्षमता के होते हैं तब तक तो ये काम लिया जाता है, और ज्यादा क्षमता के होते हैं तो सिंगल कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर काम में ली जाएगी। क्लियर। तो वॉशिंग मशीन में, कंप्रेसर में इनका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रारंभिक टॉर्क क्या होता है, उच्च, और इनमें स्टार्टिंग वाइंडिंग या रनिंग वाइंडिंग के टर्मिनल की दिशा बदलकर इसकी दिशा को चेंज किया जा सकता है। क्लियर, करो नोट। कैपेसिटर कौन सा लगेगा, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है, उसका क्षमता कितनी होगी, 10 से 60 से 120 माइक्रोफेरेड, ये ध्यान रखना। एक एमपी मेट्रो की वैकेंसी ही है, मध्य प्रदेश मेट्रो की है। इलेक्ट्रीशियन की 10 पोस्ट है, कंप्लीट आईटी की 10 पोस्ट है। ओके,
लिख लिया भाई। अब देखो कि हमारे पास टॉर्क ज्यादा है, ये आराम से आसानी से कार्य करेगा। इस प्रकार की मशीन का पावर फैक्टर भी क्या होता है, उच्च। तो लिखो इसका पावर फैक्टर भी उच्च होता है। इसका पावर फैक्टर भी उच्च होता है। क्या आप इस मोटर की दिशा परिवर्तन कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? तो उसमें लिख लो दिशा परिवर्तन करके, छोटा पॉइंट लिखो दिशा परिवर्तन, फिर डैश करके लिखो, छोटा पॉइंट लिख दो दिशा परिवर्तन। और ये सभी मशीनों के अंदर है दिशा परिवर्तन। जहां मैं नहीं होती तो मैं लिखा दूंगा या नहीं होती, बाकी जगह सब जगह यही होता है। दिशा परिवर्तन में ये लाइन लिखो, स्टार्टिंग वाइंडिंग या रनिंग वाइंडिंग के टर्मिनल को स्टार्टिंग वाइंडिंग या रनिंग वाइंडिंग के टर्मिनल को आपस में, सॉरी, स्टार्टिंग वाइंडिंग या रनिंग वाइंडिंग के टर्मिनल को बदलकर, इसका मतलब या तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के बदलो या रनिंग के बदलो। स्टार्टिंग और रनिंग मत कर सकते हैं, ऐसा करने पर दिशा वही रह जाती है। या तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के टर्मिनल बदल दो दोनों, या रनिंग वाइंडिंग के दोनों टर्मिनल बदल दो, दोनों में से एक का बदलना है। ठीक है, तो इसकी मोटर की दिशा क्या हो जाएगी, चेंज। वॉशिंग मशीन में काम लेते हैं, कंप्रेसर लेते हैं। एक और लिख दो ब्लोर। जो ब्लोर यानी फैन पंखा होता है, ये उच्च दाब के साथ चलता है, दाब ज्यादा देता है ना। एक और लिख दो उपयोग में ब्लोअर, ब्लोअर। तो बताइए इसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा भाई, उच्च। उपयोग कहाँ करोगे, वॉशिंग मशीन में, और कहाँ करोगे, कंप्रेसर में, और कहाँ करोगे, ब्लोअर में। तो वॉशिंग मशीन, कंप्रेसर और ब्लोअर में उपयोग करते हैं। कैपेसिटर लगा होगा, उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। कितना फेरेड का है, 60 माइक्रो से 120 माइक्रो। कैपेसिटर किसके श्रेणी क्रम में लगेगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग। इस कैपेसिटर के श्रेणी क्रम में एक और क्या लगेगा, अब केंद्रीय स्विच। अब केंद्रीय स्विच की खास बात क्या होती है, जब कोई मोटर 75 से 80% गति प्राप्त कर लेती है तो ये यांत्रिक स्विच है जो ओपन हो जाता है, जो शाफ्ट के साथ स्थापित होता है। ये तो लिखा हुआ ना आपके, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा मोटर है भाई, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। अब अगला हमें एक और कैपेसिटर लगा के देखना है, उसका नाम है स्थायी कैपेसिटर मोटर। ये भी सुना होगा नाम आपने, कहां लगाते हैं, स्थायी कैपेसिटर मोटर। स्थायी कैपेसिटर मोटर का मतलब है ऐसी मोटर है जिसमें कैपेसिटर फिक्स है। जब गति से 5% करो चाहे 100% करो, कैपेसिटर हमेशा परिपथ में संयोजित ही रहेगा। परिपथ को आपको कैपेसिटर को हटाओगे ही नहीं, उससे हम कहते हैं स्थायी कैपेसिटर मोटर। ये पेपर कैपेसिटर या ऑयल गेज कैपेसिटर होता है। ये सामान्यतः 2 से 2.5 माइक्रोफेरेड का होता है, 2 माइक्रोफेरेड से 2.5।
लेकिन कुछ जगह पर 4-5 माइक्रोफेरेड के भी काम में लिए जाते हैं। आप जो पंखों में लगाते हो तो वो तो 2.25 का होता है, 2 मतलब 2.25 का होता है वो। तो 2 से 2.5 माइक्रोफेरेड का सामान्यतः काम में लिया जाता है। ये हमारे पास देखो इस तय है। अब केंद्र स्विच है क्या इसमें? नहीं। अब इसमें अब केंद्र स्विच नहीं है, लेकिन इसकी जो धारिता का मान क्या है, काफी कम है। इसलिए इसका प्रयोग हम वहां करते हैं जहां प्रारंभिक टॉर्क और रनिंग टॉर्क में कोई खास फर्क नहीं होता है। यहाँ प्रारंभिक टॉर्क ज्यादा आवश्यकता नहीं होती। जैसे मान लो कुछ मशीनें होती है जो स्टार्ट होते समय उसको टॉर्क ज्यादा चाहिए होता है, तभी वो स्टार्ट हो पाती है। ठीक है। और एक सीलिंग फैन है, अब ये चलेगा तो इसको कोई एक्स्ट्रा में कोई बल उठाना है नहीं ज्यादा। जैसे ट्रेन है तो ट्रेन पर काफी ज्यादा लोड है, तो ट्रेन को स्टार्टिंग टॉर्क क्या चाहिएगा? ज्यादा। अब पंखे को तो जो स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए वही टॉर्क किसमें चाहिए? रनिंग में। इसको तो सीधा सिंपल घूमना है ना, इसको कोई अतिरिक्त लोड थोड़ी उठाना है। नहीं। तो यदि मान लो इसके ऊपर पुली बेल्ट ऐसा कुछ लगा होता तो इसको अतिरिक्त लोड उठाना पड़ता। तो जब देख पुली बेल्ट होता है तो वो भी आप देख तो पहली बार घूमता है तो ज्यादा टॉर्क देना पड़ता है। जब घूमना प्रारंभ हो जाता है उसके बाद टॉर्क भले ही कम हो जाए। यही होता है कि नहीं होता है? तो इसका उपयोग वहां किया जाता है जहां अधिक टॉर्क की आवश्यकता नहीं होती। इसमें प्रारंभिक टॉर्क रनिंग टॉर्क के समान है। इसमें सीलिंग फैन में, टेबल फैन में शक्ति गुणांक इसका भी क्या होता है? उच्च। अब केंद्रीय स्विच का उपयोग नहीं किया जाता है। इसका शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर क्या होता है भाई? ज्यादा होता है, उच्च होता है। और अब केंद्रीय स्विच का इसमें उपयोग नहीं किया जाता है। इसमें प्रारंभिक टॉर्क है जो रनिंग टॉर्क के समान होगा। सीलिंग फैन व टेबल फैन में इसका उपयोग किया जाएगा। तो हमारे पास एक रनिंग कैपेसिटर है, मतलब रनिंग वाइंडिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग, दोनों वाइंडिंग लगातार जुड़ी रहेगी। स्टार्टिंग वाइंडिंग कैपेसिटर के श्रेणी क्रम में होती है। कैपेसिटर कौन सा लगाते हैं? पेपर या ऑयल गेज। कितना माइक्रोफेरेड का होता है? 2 से 2.5। सिंगल फेज मोटर में विशेष रूप से सवाल यही है कि इसका उपयोग कहाँ लेते हो। और कोई खास सवाल क्या है? इस तरह कैपेसिटर मोटर को मैं कैपेसिटर रन मोटर भी कह दूं, क्योंकि रनिंग के समय कैपेसिटर लगा रहेगा। तो इस तरह कैपेसिटर कहो या कैपेसिटर रन मोटर कहो, एक ही बात है। तो लिख लो बोले अन्य नाम, कैपेसिटर रन मोटर है।
क्लियर? चलो, ओके। अगला हमारे पास है कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर। यानी स्टार्टिंग में भी कैपेसिटर होगा और रनिंग के समय भी क्या होगा, कैपेसिटर। ये नाम से ही ध्यान रह जाएगा ना भाई? ठीक है भाई। अब यहां पर हमारे पास इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? जहां प्रारंभिक में तो टॉर्क ज्यादा चाहिए ही चाहिए, प्रारंभिक के साथ साथ जब रनिंग में भी टॉर्क ज्यादा की आवश्यकता हो तो इसका प्रयोग किया जाता है। जब प्रारंभ में, प्रारंभिक के साथ साथ रनिंग में भी उच्च टॉर्क की आवश्यकता हो तो किसका प्रयोग किया जाएगा भाई? कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर का। उच्च आवश्यक हो। देख लो इसमें कैपेसिटर कितने लगे हुए हैं भाई? दो। ये तो है इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। ये हमारे पास है पेपर कैपेसिटर। ठीक है। प्रारंभिक के साथ साथ रनिंग में उच्च टॉर्क आवश्यक हो तो इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है 10 माइक्रोफेरेड से 20 माइक्रोफेरेड के। और पेपर कैपेसिटर है जो हमारे पास इस तरह कैपेसिटर के रूप में यहाँ पर काम में लिया जाता है। तो हमने कैपेसिटर लगाए कितने? दो। इलेक्ट्रोलाइट के तो श्रेणी क्रम में कौन सा स्विच लगाया? अब केंद्रीय है। और पेपर कैपेसिटर है जो परमानेंट रहेगा। तो देखो ये दोनों एक बार रनिंग के समय तो दोनों काम करेंगे स्टार्टिंग समय, और जैसे ये 80% गति प्राप्त कर लेगा तो ये तो हो जाएगा ओपन, फिर केवल ये तो काम करेगा कि नहीं करेगा बस। अब इसका टॉर्क तो वैसे ही ऊंची है, सब कोई दिक्कत है नहीं। उपयोग कहाँ करते हैं? उपयोग लिखो रेफ्रिजरेटर,
और कहाँ लेते हैं? एसी और वाटर कूलर। बस मोटी बात इतनी है कि इसमें प्रारंभिक के साथ साथ रनिंग में भी उच्च टॉर्क आवश्यकता होती है, तो वहां पर इसको काम में लिया जाता है। जैसे मान लो वाटर कूलर चल रहा है, चालू कर दिया, चल रहा है, जी उधर हो रहा है। तो जहां उच्च टॉर्क की आवश्यकता हो जाती है रनिंग के समय, जैसे मान लो आप फ्रिज में आपने कुछ और सामान रखा, और जो सामान था उसका ताप थोड़ा ज्यादा था, अब फ्रिज को ज्यादा काम करना वापस शुरू करना पड़ेगा। तो चल रहा, तो चालू तो था ही फ्रिज, लेकिन अब उसको जो टॉर्क चाहिए वो कौन सा चाहिए? रनिंग वाला ही। तो प्रारंभिक के साथ साथ जो रनिंग में भी टॉर्क ज्यादा आवश्यकता हो, तो कौन सा काम में लोगे? घर पे सिंगल डोर वाला जो फ्रिज होता है उसमें सामान्यतः एक कैपेसिटर से काम चल जाता है। लेकिन यदि मान लो कि घर में बड़ा कैपेसिटर, बड़ा फ्रिज है, बार बार दरवाजा बंद करना पड़ता है, खोलना पड़ता है, बार बार काम में लेना पड़ता है, तो प्रारंभिक के साथ साथ रनिंग टॉर्क भी क्या चाहिए? ज्यादा। तो इसलिए रेफ्रिजरेटर हुआ, वाटर कूलर हुआ या एसी हुई, इन सभी में हमारे पास कितने कैपेसिटर चाहिए? दो। आप जानते होंगे कि भाई जैसे मान लो घर पे जो गेहूं पीसने वाली चक्की लगाते हैं उसमें भी दो कैपेसिटर होते हैं। वो कह रहा है प्रारंभ में टॉर्क ज्यादा चाहिए ही चाहिए, उसके बिना तो वो घूमना ही शुरू नहीं करे। घूमने लग भी जाए, उसके बाद उसने कहा कि जैसे पहले वाले दाने हैं वो पीसे आगे गए, फिर नए दाने पीसने हैं, तो हमें रनिंग में भी टॉर्क क्या चाहिएगा? ज्यादा। तो उसमें कितने कैपेसिटर लगेंगे? दो। जहां भी प्रारंभिक के साथ साथ रनिंग में भी ज्यादा टॉर्क की आवश्यकता है, वहां कितने कैपेसिटर लगाए जाएंगे? दो। हो गया भाई। अगला जो मोटर का नाम लिख रहा हूं, ये मोटर आपको सबसे ज्यादा पूछी गई है, बहुत आसान सी मोटर है, सस्ती सी मोटर है। उस मोटर का नाम है शेडेड पोल मोटर। काफी पूछी गई परीक्षा में, इसका रोल है अच्छा खासा। इस परीक्षा में दो तीन चीजों का रोल है। एक तो शेडेड पोल ठीक पूछी जाती है, एक यूनिवर्सल ठीक पूछी जाती है। ठीक है ना? और बाकी जितना कोई पूछो, पूछना तो उनको एग्जाम्पल ही होता है ज्यादातर। तो अब हम करते हैं शेडेड पोल मोटर। लिख लीजिए तो। अभी लिखना मत, ध्यान से देख लो एक बार शेडेड पोल मोटर को। शेडेड पोल मोटर है, इसको इंग्लिश लिखोगे तो स्पेलिंग तो ये बनती है, और इसको कहते हैं छायांकित या छादित ध्रुव मोटर, यानी कि शेडेड पोल मोटर। ये जो मोटर होती है, इस मोटर में पहली बात पूछे, रोटर कौन सा लगा रहता है? तो रोटर तो वही रहता है, स्क्विरल केज ही। कौन सा रहेगा? स्क्विरल केज। इसमें यहां पर एक पोल होता है,
इसमें पोल होता है, ये पोल दो भागों में बंटा होता है। ठीक है, पोल दो भागों में बंटा होता है। ये हमारे पास जो पोल होता है ये कहलाता है सेलिएंट पोल। इसका नाम क्या होता है? सेलिएंट पोल। मुख्य वाइंडिंग किस पर स्थापित है भाई? सेलिएंट पोल। ये जो पोल है, ये जो भाग है, ये क्या कहलाता है? शेडेड पोल। ये ये जो इतना बड़ा है ना भाई सेलिएंट, इसकी तुलना में ये कितना होता है? एक तिहाई। यदि ये एक है तो ये एक तिहाई है, तो शेडेड पोल के बारे में ये कहा जाएगा कि इसका आकार सेलिएंट पोल की तुलना में कितना होता है? एक तिहाई। इसका आकार सेलिएंट पोल की तुलना में एक बटा तीन। इसके ऊपर यदि अपन कोई वाइंडिंग स्थापित करेंगे ना, ये शॉर्ट सर्किट कॉपर वाइंडिंग होती है। तो एक और सवाल हो गया कि बताइए, शेडेड पोल मोटर के ऊपर कौन सी वाइंडिंग स्थापित की जाती है? शॉर्ट सर्किट वाइंडिंग या शॉर्ट सर्किट कॉपर वाइंडिंग। जबकि सेलिएंट पोल के ऊपर कौन सी वाइंडिंग स्थापित होती है? मुख्य वाइंडिंग। मुख्य वाइंडिंग किस पर स्थापित होती है? सेलिएंट। अब बताओ कि यहां पर ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र कौन उत्पन्न करेगा? सेलिएंट के शेडेड? सेलिएंट। मेन वाइंडिंग किस पर स्थापित है? सेलिएंट पर। ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र भी किसके पास है? सेलिएंट के पास। तो इसकी गति क्या होगी? तो इसकी गति सेलिएंट से शेडेड की ओर होगी, क्योंकि गति का प्रभाव तो किसके पास है? सेलिएंट के पास। तो गति क्या होगी? तो कहेगा गति है सेलिएंट से शेडेड की ओर। देखो कि टेक्निकल है तो इसमें ये नाम देना पॉसिबल होता है, शेडेड को नॉन सेलिएंट कह सकता वो। भाई ये सेलिएंट है तो ये सेलिएंट नहीं है, तो नॉन सेलिएंट। और इस ये हमारे पास सेलिएंट है ना, इसको अनशेडेड कह देता है। ये शेडेड है तो ये क्या है? अनशेडेड। बाकी नाम इसका ये ऐसा नाम कई बार आया हुआ है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो गति क्या होगी? सेलिएंट से शेडेड की ओर। ओके, अब बताओ कि इसकी क्षमता कितनी होती है? क्षमता होती है 3 वाट से 125 वाट। एचपी में एक बार सवाल दे दिया था, तो 1/250 HP से 1/6 HP होती कितनी क्षमता? 3 वाट से 125 वाट। ठीक है, पूछ से इसकी दक्षता कितनी होती है? 5% से 35%। तो इसकी दक्षता क्या है? बहुत ही कम। क्षमता भी क्या है? कम। शक्ति गुणा क्या है? 0.3 से 0.4। इसका निर्माण क्या होता है? वे आसान। ठीक है, इसको उपयोग में कहां लेते हैं?
उपयोग एक तो लेते हैं खिलौनों में। एक हेयर ड्रायर लिखा आएगा नाम, लेकिन ध्यान रखना यदि ऑप्शन में आपके पास हेयर ड्रायर आए और ऑप्शन में यूनिवर्सल आ जाए तो आपका यूनिवर्सल यानी कि सार्वत्रिक मोटर उत्तर होगा। यूनिवर्सल नहीं आए तो ये उत्तर होगा। इसी प्रकार विद्युत घड़ी में यदि मान लो आपको ऑप्शन में हिस्टेरिसिस मोटर मिल जाए तो वो उत्तर होगा, और हिस्टेरिसिस नहीं मिले तो उत्तर क्या हो जाएगा? शेडेड। और आए हुए हैं सब सवाल, ठीक है? क्या हुआ? ध्यान रखना पड़ता है। विद्युत घड़ी में हम किसका प्रयोग करते हैं? हिस्टेरिसिस मोटर का। विद्युत घड़ी में हिस्टेरिसिस करते हैं, हिस्टेरिसिस मोटर ऑप्शन में नहीं है तो किसका प्रयोग करोगे? शेडेड पोल का। हेयर ड्रायर में कौन सी मोटर होती है? यूनिवर्सल यानी सार्वत्रिक। यदि वो ऑप्शन में नहीं है तो कौन सी आएगी? शेडेड। खिलौनों में कंफर्म यही है, इसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं। तो खिलौनों में, हेयर ड्रायर में, विद्युत घड़ी में इसका उपयोग किया जाता है। 3 वाट से 125 वाट है। इसकी क्षमता कम है, इसकी दक्षता कम है, इसका पावर फैक्टर का मान भी क्या है? कम। और इसका निर्माण बहुत आसान है और यह सस्ती मोटर है। और निर्माण आसान है, सस्ती।
लिख लिया, लिख रहे हो? टॉर्क बहुत कम ही रहता है इसका। टॉर्क, अच्छा टॉर्क होता क्या है? टॉर्क होता है प्रारंभ में हमारे पास शाफ्ट को घुमाने के लिए लगाए जाने वाला बल, उसे हम कहते हैं टॉर्क। जैसे मान लो कि एक ट्रेन है, एक जगह खड़ी है, जब ये वापस रवाना होगी तो इसके ऊपर जो बल आरोपित होगा, और उस बल के कारण बल होगा जो लंबवत बल ही रहेगा, जिसके कारण शाफ्ट गोल गोल ही घूमेगी, तो जो बल लगेगा, जो इसके ऊपर बल आरोपित होगा शाफ्ट के लिए, वो हमारे पास क्या कहलाएगा? टॉर्क। अब टॉर्क किस किस में ज्यादा होता है? जैसे ट्रेन में ज्यादा होता है, आप देखते हो ट्रेन रवाना होती है तो पहले बहुत धुआं देती थी, डीजल इंजन चलती है तो इतना कुछ नहीं देती, क्योंकि उस समय उसको टॉर्क ज्यादा नहीं चाहिए। सेम केस ट्रैक्टर के साथ है। ट्रैक्टर आप जैसे खेत में जोतते हो तो स्टार्टिंग जैसे जोतोगे तो टॉर्क क्या चाहिएगा? ज्यादा, शाफ्ट घूमने के लिए। उसके बाद शाफ्ट घूमने लग जाती है, सही तरीके से बल आरोपित हो जाता है, फिर वो चल जाता है, वो है टॉर्क। टॉर्क होता है किसी शाफ्ट को अपने अक्ष पर गति करने के लिए लगाए जाने वाला बल, उसे कहते हैं टॉर्क। टॉर्क को हिंदी में कहते हैं बल आघूर्ण। बल आघूर्ण होता है बल गुणा लंबवत दूरी, मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर, ये होता है टॉर्क। हेयर ड्रायर के नीचे लिखा सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल। हेयर ड्रायर के नीचे लिखा सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल। और कोई किसी का सवाल? कोई सवाल नहीं है? क्या हुआ? लिख लिया भाई। साइडेड पोल मोटर सस्ती मोटर है, लेकिन दक्षता क्षमता सभी क्या है? कम। दक्षता कितनी है? 5% से 35%। यानी आप यदि मान लो इसको 100 वाट दिया तो इसने 5 से 10 वाट का काम किया, बाकी सारा क्या हो गया? वेस्टेज। तो इसको हम खिलौनों में काम में ले सकते हैं। निर्माण करना आसान होता है, सस्ती होती है, इसलिए इसका प्रयोग। कौन सी? शेडेड पोल डीसी मोटर क्यों है, जबकि मैंने आते ही रोटर का नाम तक लिखा है? जरूर थोड़ी है कि खिलौनों में आपके डीसी मोटर ही होगी। कि खिलौनों में जो डीसी मोटर होती है वो तो इस तरह चुंबक वाली डीसी मोटर होती है, खिलौनों में ऐसी मोटरें भी होती है।
डीसी यूनिवरी कहाँ हुई? और हम पढ़ी ऐसी रहे, ऐसी सिंगल फेज मोटर। नहीं नहीं, ऐसी मोटर है। तो खिलौनों में ऐसी मोटर कहीं प्रयोग करना है खिलौनों में, तो वहां पर हम कौन सी मोटर प्रयोग कर लेते हैं? शेडेड पोल मोटर। क्लियर? ओके। अब आपके एसी और डीसी का लफड़ा खत्म करते हैं, हेडिंग डालते हैं यूनिवर्सल। इसमें आपको जो जो बातें पता है वो बता दीजिए, क्योंकि आपको जो कुछ पता है वो इसके बारे में पता है कि नहीं? अब जो कुछ अच्छा लगे, यही है यूनिवर्सल मोटर। हिंदी में कहते हैं सार्वत्रिक मोटर। पहली लाइन आप जानते होंगे, ये एसी व डीसी दोनों पर कार्य करती है। ये एसी में डीसी दोनों पर कार्य करती है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल मोटर। क्या हुआ? सिर में दर्द है तो बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे इससे तो कुछ मतलब ऐसा कुछ बड़ा हंगामा नहीं होता है। आप तो ऐसे, मैं बताऊं आपको, बान है ऐसा कहूँ सर एक उल्टी हो ही रही है, तो मैं कहूंगा जाओ जाओ जाओ। सिर में दर्द से ऐसा कुछ नहीं होता खास। सिर में मेरे ही दर्द है, तुम बीच में उठ के जाएगा, मेरे सिर में दर्द हो जाएगा। इसके अलावा कोई तबीयत ज्यादा खराब है तो बताओ कि सिर दर्द है, केवल केवल सिर दर्द है। सिर दर्द के कारण आप चले जाते हैं? नहीं, मैं मतलब लिटरली जानना चाहता हूँ। जैसे एक तो होता है सिर दर्द माइग्रेन वाला होता है, जिसके बहुत खतरनाक सिर दर्द करता है, उसका मन करता है कि भीन से बचेड़ा खाऊं। नहीं, उसका करता है, इतना माइग्रेन में इतना खतरनाक सिर दर्द होता है। वो तो नहीं है तो ठीक है ना, फिर बैठ जाओ। सिर दर्द तो मतलब, सिर दर्द तो वो है, जैसे मेरे स्टाफ है वहाँ पास में फ्लैट पे रहते हैं, तो जैसे मान लो 1-2 बजे उनको नींद लेनी है, तो मेरे से बहाना एक ही मारेंगे, सिर दर्द है। क्योंकि वो कहेंगे बुखार है, तो मैं कह चलो हॉस्पिटल चलते हैं। तो वो कहेंगे सिर दर्द है, वो फिर वो एक डोलो तो रखते ही है पास में, डोलो 650 mg, एक डोलो सामने ही ले लेंगे तुरंत ही, फिर जाके सो जाएंगे, नींद भी आ जाएगी उसको। 2 घंटे बाद गए अब सब सही है। वो तो नहीं है। यहाँ कोई आया हुआ है? नहीं, जनरली मेरे के पढ़ा तो इतने साल, सर दर्द के कारण कोई छुट्टी लेके गया नहीं है। मुझे अजीब से यही लगा, किसी यहाँ तो बुखार है या कुछ और तबीयत गड़बड़ हुई, सर दर्द की कोई छुट्टी किसी ने मांगी नहीं है। एसी व डीसी दोनों पर कार्य करती मोटर कौन सी है? यूनिवर्सल। इसकी संरचना कैसी है भाई? डीसी सीरीज मोटर के समान। लेकिन संरचना डीसी सीरीज मोटर के समान है, परीक्षा में आए इसका अन्य नाम क्या है? तो आप कहना एसी सीरीज मोटर। अन्य नाम क्या है इसका? एसी सीरीज मोटर। डीसी मोटर में कुछ करेक्शन करने हैं, डीसी सीरीज मोटर में कुछ करेक्शन करके हम क्या बना देंगे? यूनिवर्सल मोटर का निर्माण। डीसी सीरीज मोटर के दोष का निवारण।
उसमें जो दोष होते हैं ना, उन दोष का हमें क्या करना है, निवारण करना है। पहला तो आप कहोगे भाई हमें पहला तो ये है हमें कि डीसी सीरीज मोटर में दोष का निवारण कैसे करना है। तो पहला तो है कि हमारे पास जो आर्मेचर है उसमें चालकों की संख्या ज्यादा करेंगे, जिससे हमें टॉर्क भी क्या मिले इसमें ज्यादा। तो आर्मेचर में चालकों की संख्या अधिक बढ़ाएंगे। आर्मेचर में अधिक चालक स्थापित, किसी भी प्रकार की स्पार्किंग नहीं हो तो उच्च प्रतिरोध के कार्बन ब्रश का प्रयोग किसी भी प्रकार की स्पार्किंग नहीं हो तो उच्च प्रतिरोध के कार्बन ब्रश का प्रयोग। तीसरा है आर्मेचर रिएक्शन का निवारण। तो आर्मेचर रिएक्शन दोष होता है डीसी मोटर में, उस आर्मेचर रिएक्शन दोष का हम उचित मात्रा में निवारण करके यूनिवर्सल मोटर का निर्माण करेंगे। अब देखो कि आपसे एक सवाल है, परीक्षा में पूछा हुआ भी आपने यदि पढ़ा है किसी ने, तो ये उच्च आवृत्ति पर अच्छे काम करते हैं कि निम्न आवृत्ति पर? लगाओ तुक्का। तुक्का नहीं लगाना चाहते हो तो इसके ऊपर वाली 4 लाइनें वापस पढ़ लो। निम्न, क्योंकि संरचना तो डीसी मोटर के समान है और डीसी तो हमारे पास आवृत्ति 0 होती है, जबकि इसके अंदर का सारा सिस्टम तो किस हिसाब से है, डीसी सीरीज मोटर। लेकिन ये तो केवल है कि काम ऐसे पर कर लेती है, बाकी अंदर कम्यूटेटर स्थापित तो किया जाता है। कम्यूटेटर किसका होता है, डीसी का। तो इसलिए ये निम्न आवृत्ति पर ज्यादा अच्छे से कार्य करती है। नोट डाल के लिखना। लिख दिए भाई। अब यूनिवर्सल मोटर में डीसी सीरीज मोटर के समान संरचना है। नोट डाल का आपने लिख लिया होगा कि निम्न आवृत्ति पर ज्यादा अच्छे से कार्य करती है। लिख लिया ना ये तो? नोट डाल, बाकी कुछ डाल मत डाल। लिख लिया भाई। निम्न आवृत्ति पर क्या करती है भाई, ज्यादा अच्छे से कार्य करेगी। अब यूनिवर्सल मोटर के बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे। एसी और डीसी पर दोनों चलती है। लिखो है, इसमें कम्यूटेटर स्थापित होता है। मैं बोल देता हूं, लिखो आप। इसमें कम्यूटेटर स्थापित होता है। इसलिए इसको ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलाना चाहिए।
ज्यादा लंबे समय तक लगातार डीसी को चलाते हैं मोटर को, तो गर्म ज्यादा होती है ना, डीसी मोटर गर्म ज्यादा होती है, तो खराब ज्यादा जल्दी होगी। तो ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलाना चाहिए। ठीक है, ओके। और कोई खास बात बताओ है? गति समान होती है, ये बात पूरी गलत है। इसकी गति लोड के व्युत्क्रमानुपाती, ये लिखो। गति लोड के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बिना लोड के इसे चालू नहीं करना चाहिए। बिना लोड के इसे चालू नहीं करना चाहिए, अन्यथा भयंकर गति के कारण वाइंडिंग उखड़ सकती है। इसका प्रारंभिक टॉर्क उच्च होता है। और इसका उपयोग बताओ भाई। उपयोग देखो, मिक्सर में, ग्राइंडर, जूसर, वैक्यूम क्लीनर, सिलाई मशीन, हेयर ड्रायर, रेलवे इंजन में भी काम में लिया जाता है। रेलवे इंजन होता है जो 25 हर्ट्ज पर 200 से 600 वोल्ट होता है। बाईस एचपी की मोटर है। 2200 एचपी किताब में लिखा आता है, लेकिन 2200 एचपी बहुत ज्यादा नहीं हो गया? हो सकता है कि जो माल वाहक होते हैं उनमें 2200 एचपी की लगाते होंगे, क्योंकि उसमें जैसे मान लो गेहूं है तो पीछे 30-40 जो कंटेनर है पूरे गेहूं के पूरे भरे होते हैं, जिसका वजन काफी ज्यादा हो जाता है। तो हो सकता है 2200 एचपी काम में लेते हो। बाकी लिटरली 2200 एचपी खुद बहुत ज्यादा है, कुछ छोटे आंकड़ा थोड़ी है। ये कितने एचपी की मोटर होती है ये बताओ, बाकी छोड़ो। क्योंकि एक जगह मैंने इसकी मशीन देखी थी तो वो 250 एचपी की थी मोटर।
जो बाहर पड़ी थी ट्रेन में लगी हुई थी। यहाँ तो ऐसा होगा 250 HP की 4-5 लगती होगी, ज्यादा लगती होगी। जो मैंने देखा मशीन पड़ी वो 250 HP की ही थी वो, जबकि अपने बुक में 22 HP लिखा होता है। इसकी घूर्णन गति तो वैसे ही परिवर्तन की जा सकती है, जिस पर मतलब उनमें या तो आर्मेचर की दिशा बदलकर या फील्ड वाइंडिंग की, डीसी सीरीज मोटर का आ गया ना केस, उसके हिसाब से आएगी। कोई भी इसमें जो भाग है, इसमें कोई से भी भाग को ये कहते हैं कि लगातार लंबे समय तक नहीं चलाना चाहिए, जबकि रेलवे इंजन है वो लंबे समय तक लगातार चलता है। चलता है रेल इंजन, रुक रुक के थोड़ी चलेगा। जबकि बाकी डीसी मोटर के बारे में खास बात यही है कि डीसी मोटर है जो आवाज ज्यादा करता है। यदि आपको पूछे कि समान आकार में दे दिया जाए, एक डीसी एक एसी लगी हुई है, आप ऑन करके अंतर पता करो, समान क्षमता की लगी हुई है, तो ज्यादा आवाज करेगी वो डीसी है, जो कम आवाज करेगी वो एसी है। क्योंकि डीसी में कम्यूटेटर लगा होता है, आवाज ज्यादा करती है और गर्म भी ज्यादा जल्दी होगी, इसलिए मिक्सी भी कभी लगातार लंबे समय तक काम में नहीं ले सकते। तो ये है हमारे पास यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर में कुछ पूछना है? कोई सवाल है भाई? कुछ नहीं, आपके जो उदाहरण सुने वो मैंने सारे लिख दिए। आप घूम फिर के पूछते मेरे से, उदाहरण से आपको पूछना था कि यहाँ काम लेते हैं। लिफ्ट में नहीं, लिफ्ट में आज तक के सवाल बताऊं क्या है। पहली बात तो लिफ्ट में मोटर होती कौन सी है, तो उसके लिए तो सवाल होता है डीसी मोटर लगाई जाती है, जो कि कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर होती है, डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। फिर कहते हैं क्या ये मोटर हमारे पास डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी नहीं और एसी मोटर है, तो कौन सी मोटर है, तो हम कहते हैं इंडक्शन मोटर होती है। नाम हम बताते ही नहीं है, ये तो सारी इंडक्शन मोटर ही है। तो उसको कहते हैं एसी में कौन सी मोटर होती है, इंडक्शन मोटर होती है। लोड ज्यादा होगा थोड़ी गति कम रहेगी, लोड कम रहेगा तो गति क्या रह जाएगी, थोड़ी सी ठीक रह जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं, इंडक्शन मोटर को इतना नाम लिखते हैं। मेट्रो में तो यही नहीं लगेगी ना, रेल इंजन ही थे मेट्रो, मेट्रो तो वही है, और मेट्रो अलग क्या है। तो मामला उसका तो ये है। बाकी जैसे मान लो कोई बिल्डिंग के अंदर लगा हुई है, मशीन लगी हुई है लिफ्ट, और लाइट चली जाती है तो वो डीसी जनरेटर स्टार्ट करते हैं। डीसी जनरेटर के आगे वो एक अल्टरनेटर भी लगाते हैं, वो क्या करता है एसी में परिवर्तित करता है, फिर वो जनरली एसी से चलता है। अब अलग अलग लिफ्ट के बारे में पता नहीं, लिफ्ट एसी से वो कार्य करवा रहे हैं, डीसी से कार्य करवा रहे हैं, किससे कार्य करवा रहे हैं। बाकी आपको पूछा जाए लिफ्ट, इंग्लिश में इसको कहते हैं एलिवेटर। वैसे लिफ्ट भी इंग्लिश का ही शब्द है, लेकिन इसका जो अपन इस लिफ्ट को लिफ्ट बोलते हैं ना, उसको मेन शब्द इसका एलिवेटर है। एलिवेटर में कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का ही प्रयोग किया जाता है। एक्सीलरेटर होता है ना, जो वो स्वचालित सीढ़ियां, एक्सेलरेटर, तो उनमें भी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का ही प्रयोग किया जाता है। रेल में स्टार्ट होते समय डीजल का इस्तेमाल होता है क्या? यदि डीजल इंजन है तो डीजल का इस्तेमाल होगा। यदि इंजन ही इलेक्ट्रिकल है तो डीजल का इस्तेमाल कैसे हो सकता है? एक सवाल है आपके परीक्षा के अंदर, रीजनिंग का पुराना सवाल है कि एक इलेक्ट्रिक ट्रेन चल रही है, वो उत्तर से दक्षिण दिशा में जा रही है, हवा पूर्व से पश्चिम जा रही है, धुआं किधर जाएगा? सवाल है, रीजनिंग आया हुआ सवाल है। तो सवाल है ये। और कोई सवाल पूछना है तो पूछ लो, बाकी तो हम सिंगल फेज मोटर कल पढ़ेंगे। कोई डाउट है क्या? कौन नजर नहीं आए?
यूं कर दो भाई, क्लास एंड कर दो। हेलो, क्लास एंड कर दो, सुन लो मेरी बात।